In this video, we will be going to talk about the complete respiration. फिश को जब सांस लेने का मन होता है तो वो पानी पीती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के अंदर में और एनिमल के अंदर में गैसियस एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इमेज है। दिस इज द ट्रेकिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्रोंचस, यानी जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो गैस रिलीज हो रही है, तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो भी तो गैस रिलीज होंगी ना। ये रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा डायफ्राम रिलैक्स। द एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग नीड ऑक्सीजन और एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। ओके, जनरली हमको क्या लगता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, बट ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आना एंड उसके प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होकर के उसमें से एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस है, दैट इज द रेस्पिरेशन। ओके, तो जो भी ऑक्सीजन कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्वायर करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो उससे अपना एनर्जी टेक करते हैं और उसी से सारी की सारी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड बर्न्स विद द स्लोली टू रिलीज एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है बॉडी में एनर्जी को रिलीज करना, राइट। द एनर्जी दस रिलीज्ड इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर में बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी जो होती है दैट इज द एटीपी, और एटीपी की वजह से ही हम अपने डे टू डे की सारी लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं वो कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग, चीविंग, इवन आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। तो मैं क्यों आपको पढ़ा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर एटीपीज है, मैंने खाना खाया है, राइट। द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी व्हेनेवर इट वांट टू डू सो। हमारी बॉडी जब भी इस स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है। एक डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज द एनर्जी इन अ वेरियस एक्टिविटी। आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। और कभी भी रेस्पिरेशन के बारे में आए तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन और ब्रीदिंग को आप डिटेल में मत एक्सप्लेन करने लग जाना, आपको ये डेफिनेशन लिखना है। ओके, जहां पे ऑक्सीजन का इंटेक होगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं और दोनों टाइप ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंट के बेसिस पे हैं, राइट। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है या फिर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द सेलुलर प्रोसेस दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू द एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोला है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा और तीन चीजें रिलीज करेगा, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म द रेस्पिरेशन इंक्लूड ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, इंसेक्ट, प्लांट, फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया। याद रखना, प्लांट्स भी एरोबिक टाइप से ही रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि वो अपने डे टू डे लाइफ में ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। इसका केमिकल इक्वेशन बहुत आईएमपी है। क्या होगा इसमें? ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर होता है 6 कार्बन और वो उसको ब्रेक कर देता है। तो यहां पर 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलाइसिस, विच मींस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम 6 कार्बन टू 3 कार्बन। ओके, 6 कार्बन से 3 कार्बन में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रिलीज होता है यहाँ पे 2 एटीपी, और इसके इस्तेमाल से वहां पर वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, हमारी बॉडी का जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी। याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके एंड प्रोडक्ट में हमको ओवरऑल 38 एटीपी मिलता है, राइट। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द
फूड मॉलिक्यूल विदाउट यूजिंग द मोलिकुलर ऑक्सीजन, यहाँ पे हम बिना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के भी हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबल होना कंपलसरी नहीं है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी 2 एटीपी प्रोड्यूस। याद रखना, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो 38 एटीपी, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ 2 ही एटीपी जनरेट होगा। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड द ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में कॉमन है, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन से 3 कार्बन में एरोबिक में भी टूटता है और अनएरोबिक में भी टूटता है। ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पे कि इट ऑल्सो इंक्लूड ग्लाइकोलाइसिस विच टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क के लिए कि कौन सी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या था उसका आंसर था ग्लाइकोलाइसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो याद रखना, दिस इज आईएमपी वर्ड, ग्लाइकोलाइसिस। द पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिफरेंट मैनर, यानी पहला ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, लेकिन पायरुविक एसिड को 2 डिफरेंट टाइप से तोड़ सकते हैं। पहला तो एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज यीस्ट, सैक्रोमाइसिस एरिवेसी जो होते हैं इस टाइप के यीस्ट होते हैं। तो यीस्ट जो होता है आपका, यीस्ट हमेशा फर्मेंटेशन करता है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। दूसरा आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या? लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स को जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको मिल नहीं पाता, तो यहां पर क्या हो रहा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे जो मसल सेल के अंदर होता है वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप हैं, पहला एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम फर्मेंटेशन बोलेंगे और ये यीस्ट में होता है, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये हमारी बॉडी के मसल सेल के अंदर में होता है जब हम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तब। ठीक है, चलो अब इन दोनों को डिटेल में हम पढ़ते हैं क्या होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट ही एल्कोहल है। ओके, देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद पाइरुवेट बनेगा। पाइरुवेट मतलब क्या? 3 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म, के बाद में फिर से यहाँ पे साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा और रिलीज करेगा 2 इथेनॉल। इथेनॉल इज अ अल्कोहल, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे CO2 एंड 2 ATP जनरेट होगा, याद रखना, क्योंकि एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है तो सिर्फ 2 ही ATP जनरेट कर सकता है। ओके, अब क्या याद रखना है आपको कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट में, खास करके फंगस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर इथाइल अल्कोहल बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। जनरली नहीं आता बट आपको याद रखना है क्या होता है, C2H5OH। इसका फॉर्मूला है इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है किसमें? ये एंड प्रोडक्ट होता है यीस्ट के फर्मेंटेशन में, जो कि एक एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट अमाउंट में रहना। कहां पर होता है? ये हमारे मसल सेल के अंदर में होता है। कब होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो एक्सट्रीम अमाउंट में कंटिन्यू, तब ऐसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी काम के लिए अपने को सीढ़ी चढ़ के घर पे आना पड़ता है छत पे, उसके बाद वापस से नीचे आना पड़ता है, फिर वापस से हमें बुला लेती है, फिर से नीचे आना पड़ता है। तो इसे बार बार जब हम ऊपर नीचे करते हैं सीढ़ी में तो हमारे पैर में दर्द होने लगता है, एंड इसको हम बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। एंड मसल्स क्रैम्प लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं क्यों होता है। राइट, ह्यूमन मसल सेल मेक द ATP विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। When the oxygen is scarce का मतलब जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। This occur at the time of vigorous exercise when the demand of oxygen in a muscle cell greater than the supply। यानी आप जितना इनहेलेशन और एक्सेलेशन कर रहे हो, याद रखना जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, पर कभी कभी हम उस ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते। तो जब हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तभी इस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, ये याद रखना। Therefore the muscle switch from the aerobic respiration to the fermentation। यानी जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो मसल्स के पास ये
भी कैपेसिटी है कि वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट कर लेता है फर्मेंटेशन में। और जब भी फर्मेंटेशन होगा मसल सेल के अंदर में, याद रखना वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड। और साथ में प्रोड्यूस करेगा 2 एटीपी। हालांकि इतना पापड़ बेलने से भी मसल सेल को ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन आपको मसल्स क्रैम्प हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई अब ज्यादा एक्सरसाइज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके बाद भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखोगे देन यू विल गोइंग टू किल योर मसल सेल्स। आपके मसल सेल धीरे धीरे मरते रहेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको दर्द बढ़ता रहेगा मसल्स में। ओके, तो थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। ओके, फिर आता है दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट द मसल कॉजिंग द क्रैम्प विच इज ऑल्सो कॉल्ड मसल फटीग। यानी कि मसल्स क्रैम्प के पीछे का जो एक्चुअल केमिकल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द लैक्टिक एसिड। ओके, ये देखो यहां पर ये प्रोसेस होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो साइटोप्लाज्म में आएंगे और साइटोप्लाज्म में आकर के पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल के अंदर क्या होगा? लैक्टिक एसिड जनरेट होगा। साथ में जनरेट होगा 2 एटीपी। 2 एटीपी मतलब 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे लिए बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है। राइट, ये फ्लो चार्ट आईएमपी है। ओके, याद रखना, क्योंकि इस फ्लो चार्ट के अंदर में हम रेस्पिरेशन के तीनों टाइप को देख सकते हैं। क्या कि देखो, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो कि इन तीनों में कॉमन है। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक का पहला टाइप। इथेनॉल कहां पर होता है? ये ईस्ट सेल के अंदर। क्या रिलीज करेगा? इथेनॉल, और साथ में रिलीज करेगा ओनली 2 एटीपी। ओके, फिर आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है मसल सेल के अंदर। और ये क्या रिलीज करेगा? ये भी रिलीज करेगा 2 एटीपी, साथ में रिलीज करेगा लैक्टिक एसिड, जो आपको मसल्स क्रैम्प कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो लास्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ये रिलीज करेगा 38 एटीपी, यानी सबसे बढ़िया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये वाला रेस्पिरेशन है जो हम ह्यूमन बींग्स में होता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइप में सिर्फ इतना ही। द एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद रखना है सबसे पहला, देखो डिफरेंसेस को मैंने कुछ कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फीचर के ऊपर ही चीज़ों को डिवाइड करेंगे। क्लियर? फिर हमने उसको एरोबिकली और एनारोबिकली फीचर वाइज डिवाइड रखा हुआ है। ठीक है, अब आता है सबसे पहला O2 की रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि वहाँ पर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन चलते रहता है। नेक्स्ट आता है अकर्स इन, यानी जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो पहले तो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो तो साइटोप्लाज्म में होती है, बट उसके बाद का फर्दर जो रेस्पिरेशन है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि जो शुरुआत होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस, बाद में फर्दर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है और साथ में 38 एटीपी रिलीज करता है वो। ठीक है, बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। ग्लूकोज आधे अधूरे अमाउंट में ही ब्रेकडाउन होता है, यानी पार्शियल ब्रेकडाउन आप बोल सकते हो उसको, या फिर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन आप इसको बोल सकते हो। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से ही यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी ही जनरेट होता है, क्योंकि पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो 38 एटीपी जनरेट होता। अब ब्रेकडाउन ही आधा अधूरा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कम एटीपी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड NH2O। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हम एक्सेलेशन में हमेशा CO2 रिलीज करते हैं। तो जब हम CO2 रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर वेपर भी रिलीज होता है। CO2
एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है, राइट। इसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन के उस टाइप में रिलीज होता है जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है फर्मेंटेशन और एक होता है मसल सेल के अंदर में, यानी एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ऐसे सिचुएशन में ही सिर्फ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बाकी अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर उसका एंड प्रोडक्ट रहने वाला है। तो जब लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट रहेगा तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी? ह्यूमन मसल सेल के अंदर में। यानी हम जब कंप्लीट वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हम ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है हमारी बॉडी में वो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू फुलफिल नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या करता है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है जिससे उसको 2 एटीपी एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ 1 ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको कितना एनर्जी बनेगा। तो याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से यहां पर पूरा का पूरा 38 एटीपी बनेगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होने की वजह से सिर्फ 2 एटीपी बनेगा। ओके, याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, बट एटीपी का जो अमाउंट है दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये रहा हमारा डिफरेंस, जो कि मेन डिफरेंस आता है किसके बीच में? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। 6th नंबर का डिफरेंस आप डाल करके यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। इसके अंदर में एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर में जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसके अंदर में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो यीस्ट, यानी यीस्ट के अंदर में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसके अलावा और करके आप मसल सेल भी लिख सकते हो। तो ये रहे कुछ 6 पॉइंट आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो अगर 3 मार्क में आपका डिफरेंस आ रहा है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो, यू विल गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। Fish breathes by taking water through its mouth and sending it over to the gills, यानी फिश को जब सांस लेने का मन होता है तो वो पानी पीती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर देखो हमारी प्यारी प्यारी सी फिश है जो कि तैर के जा रही है। गैसियस एक्सचेंज इन अ प्लांट एंड एनिमल, आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के अंदर में और एनिमल के अंदर में गैसियस एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। गैसियस एक्सचेंज हमारे क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं उन दोनों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म द वन लाइफ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लांट से। The plant do not have any special respiratory system, so they have to respire through all of their individual part like leaf, stem and root. प्लांट के पास स्पेशली रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, यानी उसके अंदर में लंग्स, डायफ्राम ऐसा कुछ नहीं होते, नोज भी नहीं होते। तो उसको रेस्पिरेशन कहाँ से करता है? वो रेस्पिरेशन 3 जगह से करता है, लीफ, स्टेम एंड रूट। प्लांट्स ऑल्सो हैव टू एक्सचेंज द गैसेस विद द एटमोस्फियर विद बाय द सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आपने क्लास 9 में सुना होगा, मूवमेंट ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेवल ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि गैस हो, लिक्विड भी इसके जगह पे होगा तो भी चलता है, पर इस प्रोसेस में हम इसका गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं कि यहाँ पर जो गैस का हायर कंसंट्रेशन होता है उसका मूवमेंट ऑटोमेटिकली लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेस का मूवमेंट होता है ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, जिसमें प्लांट बिना किसी एनर्जी के अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेता है, यानी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो यानी आपको क्या याद रखना है? डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। कौन से ऑर्गन के थ्रू? तो लीफ, स्टेम एंड रूट।
एक्वेटिक प्लांट कैरी आउट द गैसेस एक्सचेंज विद द डिफ्यूजन ओवर देयर होल सरफेस, यानी जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनके अंदर में जो गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, यानी उनके पूरे सरफेस से, यानी पूरे के पूरे प्लांट बॉडी से जहाँ से भी उनको जगह मिल रहा है वहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन को गेन करना होता है, दैट्स वाई। इसके बाद आता है गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा आपने सुना होगा कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में, जनरली लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर द साइट वेयर द गैसियस एक्सचेंज अकर। तो ऑक्सीजन एंटर इन अ प्लांट सेल थ्रू द स्टोमेटा, यानी प्लांट को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए वो स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करता है विद द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी मैंने आपको बोला था कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। एंड गोज इनटू देयर द सेल्स ऑफ लीफ, यानी स्टोमेटा से गैस आकर के कहाँ पर जाएगा, वो लीव्स में जाएगा। ड्यूरिंग द डे, अब प्लांट के अंदर में डे और नाइट दोनों टाइम में अलग टाइप से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ड्यूरिंग द डे, यानी डे टाइम में कैसा प्रोसेस होगा। ड्यूरिंग द डे CO2 इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन एंड यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दिन के समय में प्लांट जो CO2 रिलीज़ करते हैं ना, प्लांट वही CO2 को वापस से यूज़ कर देते हैं इनटेक करके। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन। तो प्लांट जो CO2 रिलीज़ करते हैं डे टाइम में वो वापस से इनटेक हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो स्टार्च फॉर्म कर देते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके। यानी प्लांट का जो गैसियस वेस्ट है CO2 वो यूटिलाइज कर लेता है प्लांट खुद अपना एनर्जी बनाने के लिए, है ना अच्छी बात, जिससे हमारा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कम होता है। देयर इज नो CO2 रिलीज इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन एटमॉस्फेयर इन द मेजर इवेंट। इसकी वजह से दिन के समय में प्लांट जो है वो CO2 रिलीज ना करके वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो ज़्यादा होता है और रेस्पिरेशन का रेट जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि रेस्पिरेशन तो स्लो प्रोसेस है, प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो हाई करना पड़ेगा क्योंकि डे टाइम में ही उनको सनलाइट मिलेगा। तो सनलाइट में जब उनको मिल रहा है तो उसी समय वो सनलाइट का इस्तेमाल करके बाकी की सारी प्रोसेस वो कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो फास्ट होगी, इसका मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो स्लो होगी, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड लो अमाउंट में रिलीज होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी रात के समय पे प्लांट क्या करते हैं? रात के समय पे प्लांट स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। रात के समय पे प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन बिकॉज CO2 लिबरेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड इन अ फोटोसिंथेसिस। क्या बोला है कि जो प्लांट है वो CO2 को वापस से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कब? रात के समय पे। तो इसके लिए जो CO2 रिलीज हो रहा है तो वो सबसे मेजर इवेंट होगा नाइट टाइम के अंदर में, जहाँ पे प्लांट CO2 रिलीज करेगा। और इसीलिए कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े डेंस ट्री होते हैं ना, हमको उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। इसके पीछे कुछ अफवाहें भी हैं कि, है ना, कि रात को ऐसे पेड़ के नीचे सोओगे तो उसमें भूत आ जाएगा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है वहाँ पे भूत नहीं आते। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर आपका CO2 का मेजर अमाउंट रिलीज होता है जिससे सफोकेशन हो सकता है इंसान को। ओके, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे, बहुत डेंस वाले पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट होता है गैसियस एक्सचेंज इन द एक्वेटिक एनिमल, यानी जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है उनके अंदर में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो फिश टेक डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जो फिशेस होती हैं वो पानी के अंदर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। गिल्स यहाँ पर होता है, ये फिश का गिल है। गिल्स में से क्या होता है कि वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को सेपरेट करने की कैपेसिटी होती है। कैसे करते हैं सेपरेट, तो हम देखते हैं आगे। Fish breathes by taking water through its mouth and sending it over to the gills, यानी
फिश को जब सांस लेने का मन होता है तो वो पानी पीती है ना। देखो खतरनाक सीन है ना, यानी अगर आपको बहुत ज़ोर से सांस लेना है तो पानी पियो। फिश को ब्रीद इन करने के लिए वाटर इनटेक करना पड़ता है, और वो सारा का सारा वाटर कहाँ भेज देती है, वो गिल्स के अंदर में। गिल्स में क्या होता है, व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल्स, गिल्स एक्सट्रैक्ट द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, यानी जो गिल्स होते हैं उसके अंदर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है, देन O2 इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरी टू द ऑल पार्ट ऑफ द फिश, यानी जैसे ही वो ऑक्सीजन को सेपरेट करता है तो फिश क्या करता है, फिश के अंदर में ब्लड होता है और ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को निकाल के पूरी बॉडी में भेज देता है जहाँ जहाँ पे रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है। CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक टू द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द वाटर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गिल्स के पास से ही वापस आ जाता है। यानी ब्लड के अंदर में क्या होता है, ब्लड सारे के सारे सेल्स को ऑक्सीजन भेज देता है और फिर से उसी ब्लड के थ्रू सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फिश के सेल्स का गैसियस वेस्ट है, उसी ब्लड के थ्रू कलेक्ट हो जाता है और ये ब्लड वापस से आता है गिल्स के पास में, और गिल्स के थ्रू ही वापिस से CO2 को वो एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डन इन द एक्वेटिक एनिमल। लेकिन एक और चीज़ आप याद रखना, जो यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर उसने CO2 प्रोड्यूस किया तो पानी के अंदर और वो उसको ऐसे ही रिलीज़ कर दिया, इससे तो वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि वो अच्छी बात है। किस हद तक, बहुत ज़्यादा लेवल में भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ मिनिमम लेवल तक CO2 होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स भी पानी में होते हैं और उन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे ऑल्सो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड है वो फुलफिल ये फिशेस करती हैं। यानी ये जो छोटे छोटे फिशेस होती हैं जो पानी के ऐसे अंदर जा कर के तैर रही होती है, इनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है ये फिशेस। देख रहे हो नेचर का कितना अच्छा गोल गोल सिस्टम है। यानी कि इसको बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे फिश और प्लांट्स एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं और जो लाइफ साइकिल है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो हमारी प्यारी प्यारी सी फिश है जो कि तैर के जा रही है। इसके बाद में आता है गैसियस एक्सचेंज इन अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। तो डिफरेंट एंड लैंड एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज, यानी जो हमारे लैंड्स के ऊपर में, जो हमारे धरती के ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में एनिमल्स होते हैं, तो अलग अलग ऑर्गन में रेस्पिरेशन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर स्किन के थ्रू और जनरली बॉडी के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो है अर्थवर्म। ये जो अर्थवर्म है, इस अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, अर्थवर्म के अंदर में उसकी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो जाता है। यानी उसके अंदर में नोज नहीं होते, वो स्किन के थ्रू ही गैस को इंटेक कर लेता है और उस स्किन के थ्रू गैस को बाहर भी भेज देता है। यानी ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विदाउट नोज। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर ट्यूब और ट्रेकिया, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक हनी बी भागती हुई दिख रही होगी, तो ये जो हनी बी है वो एयर ट्यूब या फिर ट्रेकिया की थ्रू रेस्पिरेशन करता है। यानी इसके अंदर में आउटर नोज की सरफेस नहीं होता, डायरेक्ट एयर ट्यूब जो यहाँ पर होती है वही ओपन होता है और उसके थ्रू ही उनका रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर आता है लंग्स, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स एंड ह्यूमन, रैट, यानी इन सब के अंदर में लंग्स होते हैं। और लंग्स जहाँ पर है वहाँ पे डायफ्राम होता है, और डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम गैस को इनटेक और वापस से गैस को बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। तो लंग्स किस किस में होता है आपको याद रखना है, लंग्स फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स एंड रैट्स एंड ह्यूमंस में होता है। यानी जो एनिमल्स हैं जनरली उसके अंदर में फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, रैट और ह्यूमंस के अंदर में लंग्स होते हैं, बट बाकी के सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर में एयर ट्यूब, ट्रेकिया, स्किन और बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इमेज है। दिस इज द ट्रेकिया, इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्रोंचाई, इसके बाद में ये ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइडेड है, यहाँ पर एल्वियोलस आएंगे, ये पूरे लंग्स का डायग्राम है, और नीचे आएगा डायफ्राजम। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो है वो NCERT का डायग्राम है। और ये डायग्राम आपको मैं पहले से बता दूं कि दिस डायग्राम इज IMP। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करते आ रहा है तो ग्रेट है, ओके। लेकिन अगर ड्रॉ करते नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपको इन सब की लेबलिंग याद होनी चाहिए विथ फंक्शन, ओके। तो हम पहले इन सब के बारे में शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद में हम फर्दर डिटेल में हम देखेंगे। इस डायग्राम के अंदर आपका स्टार्टिंग होता है नेजल पैसेज से। नेजल पैसेज मतलब नोज की अपर कवरिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। जो बीच में कैविटी जगह है, थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस, दैट इज नेजल पैसेज। इसके बाद में आता है माउथ कैविटी। नेजल कैविटी के नीचे में जो बकल कैविटी है हम इसको माउथ कैविटी भी कहते हैं, ओके। इसके बाद में आपको जैसे ही देखो यहाँ पे नेजल पैसेज और माउथ की कैविटी दोनों एक जगह पे मिक्स होती है, और जहाँ पर मिक्सिंग होता है ना, उस मिक्सिंग वाले पार्ट को बोलते हैं हम फेरिंग्स। याद रखना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स का काम है एयर सप्लाई करना, ओके। इसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो वॉइस बॉक्स है दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स के नीचे आएगा ट्रेकिया। जो भी एयर आप इनटेक करोगे वो सीधा नीचे लंग्स में जाएगा। ट्रेकिया एक पैसेज है। ट्रेकिया के नीचे होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि आपके विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। फिर आता है लंग्स। लंग्स को कवर करते हैं रिबकेज, जो कि ये बोनी लाइक स्ट्रक्चर है, और जिससे आपका लंग्स जो होता है वो अंदर प्रोटेक्टेड फील करता है। आफ्टर दैट ये रिब्स हैं। रिब्स के बाद में नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम का काम है हमेशा लंग्स के ऊपर में एयर को सप्लाई करना और वापस से एयर को खींचना, यानी आपका जो रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये चीज़ें डायफ्राम के वजह से होती हैं। फिर आता है ब्रोंचाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर सेक, यानी कि जो आपका ट्रेकिया है वो सबसे पहले ब्रोंचाई में डिवाइड होता है, फिर उसका जो फर्दर डिवीजन होता है हम उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और फिर उसको ब्रोंकियोल्स के अंदर में जो सबसे लास्ट वाला कॉर्नर होता है एकदम छोटा सा, उसको बोलते हैं एल्वियोलर सेक। एल्वियोलर सेक को अगर आप जूम इन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और एल्वियोलर सेक के अंदर में ब्रांचेस और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी होते हैं, छोटे छोटे एकदम पिगमेंट जैसे। इस ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और उसके अंदर एक सिंगल यूनिट जो होती है दैट इज एल्वियोलाई। याद रखना, लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी हम एल्वियोलाई को बोलते हैं, और एल्वियोलाई का जो दूसरा नाम है दैट इज एल्वियोलस। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि NCERT में ये दिया हुआ है और ये पूछते भी हैं कभी कभी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला आता है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मतलब नोज के जो बाहर दिखता है आपको दैट इज नोस्ट्रिल, दो जो ओपनिंग है। द पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी आपके नोज में जो गैप है दैट इज नोस्ट्रिल, और इनटू अ पेयर ऑफ नेजल पैसेज, और यहीं पे जो होता है वो नेजल पैसेज में होता है, यानी इस ओपनिंग को हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, राइट। आफ्टर दैट नेजल पैसेज, द नेजल पैसेज हैव फाइन हेयर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। यहाँ पर म्यूकस यानी कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सिक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं, और ये फ्लूइड जब सिक्रेट होता है तो ये फ्लूइड आपके नोज के अंदर में बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए यूज होता है। डस्ट पार्टिकल आर इंटरप्टेड इन द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकस सेल्स, यानी जो डस्ट पार्टिकल है वो म्यूकस से ट्रैप हो जाते हैं। द नेजल चेंबर ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल चेंबर जो होते हैं वो फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग होते हैं, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ पर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, और ये हेयर क्या करते हैं, ये हेयर्स जो होते हैं वो आपके नोज के अंदर में डस्ट पार्टिकल के लार्जर पार्टिकल को रोक देते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आपको याद रहना चाहिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है दिस इज द ट्रेकिया, ओके। ट्रेकिया के अंदर में क्या है, ट्रेकिया ऑफ द हैज द इनकम्प्लीट कार्टिलिजियस रिंग, सी शेप रिंग। याद रखना, हमारे ट्रेकिया के अंदर में सी शेप का कार्टिलेज होता है, यानी एक बोन लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लेक्सिबल है और जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी शेप कार्टिलेज, IMP है ये भी, तो याद रखना। MCQs में वो पूछते हैं कि सी शेप कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है, तो इट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेकिया, और उसका फंक्शन है कि विंड पाइप को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना। इट प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन इफ देयर इज अ नो एयर, यानी अगर अंदर थोड़ा सा भी एयर नहीं भी है तो ऐसे भी कंडीशन में उसको कोलैप्स होने से रोकने का काम कौन करता है, सी कार्टिलेज।
द ट्रेकिया रन्स डाउन द नेक एक्सटर्नल एंड इनटू थोरेटिक कैविटी, यानी ये जो है ट्रेकिया वो धीरे धीरे नेक से नीचे जाते हुए वो थोरेटिक कैविटी तक में जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ब्रोंचाई। ये देखो ये पूरा पाथवे है, इसी पाथवे के थ्रू आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करेगा। पहले नॉस्ट्रिल आएगा, फिर नेजल कैविटी आएगा, फिर फेरिंग्स आएगा, लेरिंग्स आएगा, ट्रेकिया आएगा, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड। फिर से वापस से आपका जो एयर है वो वापस इसी पाथ से, जिस पाथ से नीचे गया उसी पाथ से वापस आ जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट में लर्न करना है तो आप इस पाथ फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है कि कौन से पाथ को फॉलो करते हुए आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एयर का होता है, राइट। नेक्स्ट आपको देखना है ब्रोंचाई। ब्रोंचाई का क्या फंक्शन है? ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंचाई, सिंगुलर को हम बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंचाई जो है वो एक प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? ब्रोंकस। Each bronchus divides and redivides to form the finer branches and these branches are called bronchioles। यानी कि अंदर जो होता है ब्रोंचाई, यानी एक सबसे ऊपर से जो है वो ट्रेकिया था, ये जो डिवाइड हुआ इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, और ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है किसमें? ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, अब आता है आपका ब्रोंकियोल्स एंड्स इनटू क्लस्टर ऑफ टाइनी चेंबर्स, इट इज कॉल्ड द सैक और एल्वियोलाई। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो एल्वियोलाई बोलते हैं इसको, या फिर एल्वियोलर सैक बोलते हैं। यानी जो ब्रोंकियोल्स है वो सबसे लास्ट में एक्सटेंड करता है, और वो जब सबसे लास्ट में जाता है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? आपको मैंने बताया था, एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन लंग्स। Okay, alveoli are the structural and functional unit of the lungs as these are actual site of gaseous exchange। यानी हमारे अंदर में जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली अकर होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। लंग्स क्या है? लंग्स इज द पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यानी लंग्स सैक लाइक ऑर्गन है जो कि थोड़ा स्पॉन्जी मटेरियल का बना होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम देखने वाले हैं कि हमारे इस बॉडी के अंदर में गैसेस एक्सचेंज करती गैस है, राइट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई। हमारा जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई के अंदर। ये देखो ये एल्वियोलाई का एक सिंगल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है दैट इज एक्चुअली कैपिलरी आर्टरी, जिसके अंदर में हमारे ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जिसकी एक सिंगल सेल की लेयर की कवरिंग है, और यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है दैट इज रेड ब्लड सेल, आरबीसी है यहाँ पे। ओके, और ये आरबीसी ऐसे फ्लो होते हुए बाहर जाती है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर में पल्मोनरी आर्टरी से ये एंटर होगा लंग्स में ब्लड, और वापस से पल्मोनरी वेन से ये जाएगा ह्यूमन हार्ट में। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी से ये ह्यूमन हार्ट से आएगा और पल्मोनरी वेन से ये ह्यूमन हार्ट में वापस जाएगा। यानी ये प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में ब्लड आता है आपका। ओके, सबसे पहले जो आपका एयर है वो इनटेक करेगा। इनहेल्ड एयर ऑफ द एल्वियोलाई हैज हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट इन द ब्लड। जो भी आप गैस को इनहेल करते हो उसके अंदर में ऑक्सीजन का सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है। ओके, एंड हेंस द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू फॉर्म एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। उसी में से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई क्या करता है? ब्लड के अंदर मिक्स कर देता है। यानी देखो यहाँ पे एल्वियोलाई क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर रहा है। एंड इट पासेस फर्स्ट इनटू द ब्लड प्लाज्मा देन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन एट द रेड ब्लड कॉर्पसल्स टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना, जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा इट विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है वो लाल होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। याद रहेगा। अब जब ऑक्सीजन अंदर इंटेक हो गया तो जो सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स CO2 लेकर के आए थे वो सारा का सारा CO2 आपके एल्वियोलाई में रीडिपोजिट हो जाएगा, और एक्सहेलेशन के थ्रू ये इसको वापस से बाहर भेज देगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कैपिलरी इज हायर कंसंट्रेशन देन द एल्वियोलाई। यानी एल्वियोलाई के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस टू फॉर्म द ब्लड इनटू एल्वियोलाई। इसी वजह से जो ब्लड के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड को एस्केप करके वो आ जाता है एल्वियोलाई के अंदर। CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन, हेंस CO2 मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व फॉर्म आउट ऑफ द ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर में जो CO2 है वो
डिसॉल्व फॉर्म के अंदर में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर CO2 डिसॉल्व होकर के वाटर के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर के वो ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर उसका आपका पूरा एक पाथवे दे रखा है जिससे आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। यानी जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो गैस रिलीज हो रही है, तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो भी तो गैस रिलीज होंगी ना। ये रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा डायफ्राम रिलैक्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस होती है वो ह्यूमंस के अंदर में एल्वियोलाई के थ्रू होती है। डिटेल में आपको जानना पड़ेगा कि कैसे ब्रीदिंग वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग का टर्म का मीनिंग है दो पार्ट, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। द स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज इनहेल्ड इनटू द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर में एयर मॉलिक्यूल्स का आना। द माउथ और नोज ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रेक्शन, यानी ये क्यों आती है, क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ के, डायफ्राम के। एंड एक्सेल आउट, यानी उसी गैसेस का बाहर भी रिलीज होना। टू द मसल रिलैक्सेशन, जब हमारी मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती है, यानी गैस का इनटेक होना और गैस का हमारी बॉडी से बाहर जाना, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ऑलवेज रिमेंबर, ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट द कंप्लीट रेस्पिरेशन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी हमारी ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा जो सबसे नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, दैट इज डायफ्राम। तो याद रखना, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कैसा हो जाता है, एक फ्लैट शेप में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, और जब वो फ्लैट शेप में होने की कन्वर्ट करता है तो उसी समय पे गैस इनटेक होती है। और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो डायफ्राम कैसा बन जाता है, डोम शेप का बन जाता है। तो डोम शेप का जब डायफ्राम हो, ऐसे कंडीशन में गैस बाहर आती है। ओके, यानी कि जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा ऐसे कंडीशन में आप गैस को बाहर रिलीज करोगे। ओके, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे याद करें, कि कब पता चलेगा कि फ्लैट शेप में इनटेक और रिलैक्स में एक्सेल। तो आपको याद है कैसा करना है कि कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते हो या फिर कुछ चीज बोल रहे होते हो कंटिन्यूअसली, तो आप सांस को रोक लेते हो और फिर बहुत देर तक आपको ऐसे होता है ना कि भाई पढ़ाते पढ़ाते थोड़े थक गए, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, रिलैक्स करना है। तो क्या आप क्या करते हो, यानी हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, यानी जो गैस को हमने इंटेक कर रखा था वो रिलीज कर दिया। यानी जब आप रिलैक्स करते हो ना, गैस रिलीज होती है, यानी एक्सहेल हो जाती है गैस। यानी जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो गैस रिलीज हो रही है, तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो भी तो गैस रिलीज होंगी ना। तो ऐसे याद रखने का, जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो वो डोम शेप में होगा और गैस क्या होगा, रिलीज। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप इनहेल करते हो ऐसे। ये रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा डायफ्राम रिलैक्स। तो इस हिसाब से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो वर्क करता है। दिस इज हाउ द ब्रीदिंग वर्क इन अ ह्यूमन। लंग्स कैन नॉट एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन। लंग्स के पास कैपेसिटी तो अच्छी है कि भाई वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड नहीं हो सकता। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द लंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द डायफ्राम मसल्स, यानी डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लंग्स के नीचे सिचुएटेड है, ये वाला। और ये ऑर्गन का काम क्या है, ये लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प आउट करता है। कैसे करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से, यानी यहां पर होते हैं बाहर से मैनेज होने वाली मसल्स, जो एक बार के समय पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डायफ्राम डोम से फ्लैट हो जाएगा, और जब डायफ्राम फ्लैट है इसका मतलब आप गैस को इनहेल करोगे, और जब डायफ्राम डोम शेप में आ जाएगा, रिलैक्स करेगा, आप उस समय एक्सहेलेशन करोगे। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है कि कौन से समय पे आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा और कौन से समय पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसका शेप कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन इज द इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, यानी आपके बाहर की तरफ से जो गैसेस आप इनटेक कर रहे हो उसको लंग्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी ब्रीदिंग का जो पहला पार्ट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन।
It occurs by expansion of lungs which is brought about by enlargement of the thoracic cavity. यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम खुद को तो लंग्स एक्सपांड करता है, और जब लंग्स एक्सपांड करता है तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं थोरेटिक कैविटी। हमारा थोरेटिक कैविटी क्या करता है, एक्सपांड करता है। थोरेटिक कैविटी एक्सपांड होने की वजह से आप गैस को क्या करते हो, इनटेक करते हो। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द डायफ्राम लोअर डाउन एंड इट बिकम्स फ्लैट। याद रखना, ये वर्ड याद रखना कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्लैट हो जाता है वो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो फ्रेश एयर्स हैं रिच सप्लाई वाले ऑक्सीजन के, वो सारे के सारे आ जाएंगे ब्लड के अंदर में, और किसके थ्रू आएंगे, एल्वियोलाई ऑफ द मसल्स एंड ब्लड कैपिलरी के थ्रू। यानी ब्लड कैपिलरी के थ्रू और एल्वियोलाई ऑफ द लंग के थ्रू वो सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा ऑक्सीजन किसके अंदर चला जाएगा, सीधा एल्वियोलस के थ्रू ब्लड में, और ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट क्या करेगा, उसी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एज द रिजल्ट ब्लड कैपिलरी बिकम्स लोडेड विद द ऑक्सीजन। याद रखना, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और उसको ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बन जाता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक्सपेल्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द एल्वियोलाई इज एक्सहेलेशन। यानी जब वो इनटेक करेगा गैस को तो वो इनटेक करेगा ऑक्सीजन को, और उसी प्रोसेस से वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर देगा सेम पाथवे से, ठीक है। इसके बाद आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? डायफ्राम इज अ डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द थोरेटिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल चैम्बर। यानी ऐसे समझो कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सेपरेट करते हुए बीच में एक मसल्स की फ्लैप ऑफ स्किन होती है, और इसी स्किन को हम बोलते हैं डायफ्राम। यानी डायफ्राम आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेटिक कैविटी को सेपरेट करने वाला ऑर्गन है, ठीक है। यानी डायफ्राम के ऊपर थोरेटिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कैसे वर्क करता है? एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन, जहां पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। आपके अंदर जो आपने ऑक्सीजन इनटेक किया है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल्स करते हैं और वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बाहर रिलीज करते हो तो इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के अंदर में क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स। क्या करते हैं, डायफ्राम रिलैक्स करते हैं शांति से, एंड इट बिकम्स डोम शेप। और जब डायफ्राम रिलैक्स करते हैं ऐसे कंडीशन में उनका शेप कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस द एयर प्रेशर सो दैट फॉल एयर मूव्स आउट। ऐसे कंडीशन में जो आपका एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एयर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे कंडीशन में आपका जो एयर है वो सारा का सारा मूव हो जाता है बाहर, यानी लंग्स से बाहर सारी की सारी एयर चली जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका लंग्स का सारा एयर अपने अकॉर्डिंग आपने एक्सपेल आउट कर दिया है, ऐसी कंडीशन में भी थोड़ा ना थोड़ा एयर तो लंग्स के अंदर बचा रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग इन अ लंग्स। यानी ये एयर का वो अमाउंट है जो लंग्स के अंदर में रिमेन रहता है, यानी लंग्स के अंदर में बचा हुआ रहता है एट द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन। यानी जितना से जितना तुम चाहो गैस अपने लंग्स का रिलीज कर दो ऐसे, ओके, जितना प्रेशर लगा के आपको इसको रिलीज करना कर दो, फिर भी ऐसे कंडीशन में थोड़े से अमाउंट का गैस तो अंदर रह ही जाता है। इसी अमाउंट को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम रहना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं भी करते हो, ऐसे कंडीशन में थोड़ा एयर लंग्स के अंदर में होता है जिसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। यानी जब आप सांस नहीं ले रहे हो ऐसे कुछ 1-2 मिनट के लिए उसमें अंदर जो गैस होती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, यानी सांस रोक के आपको जिंदा रहने में हेल्प करता है। कौन? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना कि ये जो डायफ्राम है डोम शेप का हो जाता है, किसमें? जब आप एक्सपेल आउट करते हो। और ये जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है कौन से कंडीशन में? जब आप गैस को इनहेल करते हो। यानी जब आप इनहेल करते हो तो फ्लैट, और जब एक्सहेल करते हो तो डोम शेप।
ठीक है। रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड लास्ट में आपको ये जानना जरूरी है कि जो रेस्पिरेशन हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट कैसे होंगे कि जब आप किसी अमाउंट का, यानी जब आप थोड़े अमाउंट का कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर टोबैको या फिर कोई स्मोकिंग की कोई भी चीजें आपने अगर इनहेल कर ली तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यूजिंग द टोबैको डायरेक्टली और प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा इज हार्मफुल, यानी तंबाकू को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है बच्चों। ऐसे कंडीशन में जहां पे धुआं दिख रहा है आपको, एक हैंकरचीफ आप अपने पास में रखो। ओके, किसी शॉप के पास में अगर आप हो और वहां पे कोई पर्सन है, कोई भैया है जो बीड़ी पी रहे या फिर जो सिगरेट पी रहे, तो उनको जज तो आप करोगे नहीं, वो आपको डांट देंगे। ट्राई करना कि वो आप उनको मना करो, लेकिन नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको उनसे दूर खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनकी स्मोकिंग की जो स्मोक्स है वो अगर आपके नोज में जाता है तो वो आपके लिए भी वो इक्वल ही हार्मफुल है। इसलिए यानी हमको पार्शियल और डायरेक्टली दोनों ही स्मोकिंग से बचना चाहिए, ठीक है। अब क्या आता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग। चिल्ड्रन के अंदर में जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो होता है आपका 18 to 22 पर मिनट। एडोलसेंट यानी जो 14 से 18 एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो होता है 14 से 18 इंटू मिनट। जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर में जो ब्रीदिंग का रेट होता है दैट इज 12 to 14 इन अ मिनट। यानी आप लोग जो हो क्या करोगे, 14 से लेकर के 18 ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे 1 मिनट में, और मैं 12 से लेकर 14 ही ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकता हूं, ठीक है। यानी इतने ब्रीद इन ब्रीद आउट के अंदर में जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन की ऑक्सीजन की वो फुलफिल हो जाती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यहां पर आपको ये चीज याद रखना है कि लाइफ प्रोसेस का हमारा रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है।